Hello people, this is Shaitali Bangre and welcome to my YouTube channel जिंदगी अनस्क्रिप्टेड स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर। मैं एक राइटर हूँ, एक ऑथर हूँ जो रोज किरदार जीती है, लोगों से मिलती है, उनकी स्टोरी सुनती है, उनकी कहानियाँ सुनती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यार मुझे कुछ ऐसे कपल्स की स्टोरीज पता चलती है जो भले ही सेम है बट उनमें रॉनेस और उनमें वो जो फ्रेशनेस होता है ना वो बहुत अभी भी लाइव है। तो मैंने सोचा कि अब फेब्रुअरी है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो क्यों ना जिंदगी अनस्क्रिप्टेड को इश्क अनस्क्रिप्टेड करे, कुछ किस्सों की सुने, कुछ किरदारों से कहे, कुछ ऐसी स्टोरी सुने जहाँ पे हम लोग खुद कनेक्ट कर पाए। इसीलिए मैं लेकर आ रही हूँ इश्क अनस्क्रिप्टेड ओनली ऑन जिंदगी अनस्क्रिप्टेड। सो स्टे ट्यून्ड। Hello people, this is Shaitali Bangre and welcome to my YouTube channel जिंदगी अनस्क्रिप्टेड स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर। प्यार एक अलग सा एहसास है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा महसूस भी किया जाता है। बट मेरी लाइफ में जब मैंने एक ऐसे कपल को देखा, उनके साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और जब मैंने उनकी जर्नी खुद विटनेस की, मैंने खुद लिखी, तब मुझे पता चला कि यार ये तो इतनी सी बात है। So today I have a very special guest on my show, my favorite duo, Mirza sir and Mirza ma'am, straight into जिंदगी unscripted। और मैम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी एंड आज जब हम लोग हैं यहाँ पे, अब वो जर्नी में मेरे साथ है। सो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है वो चीज डिस्क्राइब करने। कोई बात नहीं, वी वेलकम यू टू दिस शो। यस, वी वेलकम यू। मैम मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पे भी मैं सर और मैम को देखती हूँ तो बहुत कलर कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, आज भी कलर कोऑर्डिनेटेड है। तो मैं जेन्युइनली प्रे कर रही थी कि यार सेम कलर के आउटफिट्स दोनों पहन ले। अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ, कैसे? जैसा मेरे इसमें ज्यादा ब्लैक है, हाँ, तो इनके इसमें थोड़ा ब्लैक रखे। मैम आपको देखकर नहीं लगता कि एज इज जस्ट अ नंबर? But graceful aging is also Yes. important. You have to admit certain things in life. मैम इतनी सी बात, हम लोगों ने बहुत टाइम पहले 2017 में हमारा ये बुक लॉन्च हुआ था एंड मुझे याद है वो इंस्टेंस जब आप घर पे आई थी और आपने मुझे बोला था कि चैताली मुझे भी मेरी जर्नी और मुझे भी मेरी स्टोरी सुनानी है करके। तो मैंने बोला था कि मैम आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है कि मैं मैं लिखूं। तो जब मैंने वो पूरी स्टोरी सुनी और मुझे एक बहुत अलग सा मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं लिखूंगी। तो मैं आज जेन्युइनली सबको बताना चाहूंगी कि वो स्टोरी क्यों अलग थी और वो स्टोरी पढ़ने के बाद कितने लोगों ने वो चीज को रिलेट किया। सो मैम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सर और आपकी पहली मुलाकात, कॉलेज डेज, वो जो गाना चल रहा था जिमी जिमी जिमी, सर की स्कूटर और आपका डांटना। नहीं, डांटना तो नहीं एज सच, बट एक ही कॉलेज में होने के बाद जब सर फिरदौस जब आते थे कॉलेज में, तो उनकी रेड स्कूटर पे वो गाना विना लगा रहता था, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था। और तब ऐसा लगता था कि ये बंदा कॉलेज पढ़ने आता है कि सबको डिस्टर्ब करने आता है। तो वो हल्का सा एक निगेटिव फीलिंग था इनके लिए मेरे दिल में तब उस टाइम। बट वो फिर सॉर्ट आउट हो गया बाद में। शायद मुझे याद है यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे, तो यूथ फेस्टिवल में प्लेज और वन एक्ट प्ले ये सब हुआ करते थे। हमेशा फिरदौस वो प्लेज में काम करते थे। शायद उनका फाइनल ईयर था और मैं सेकेंड ईयर में थी। तो मेरा बर्थडे का ही दिन था 31 अगस्त, और फिरदौस को लग रहा था कि मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या ये परफेक्ट है रोल के लिए। तो वो जब पूछने आए तो वो पहली मुलाकात हमारी थी एक्चुअली। अब आगे बोलिए आप, क्या हुआ था?
Sir is getting back to good old days. नहीं तो मेमोरी करप्ट भी होती है. शी इज बेटर. Sir, you are the best. She is better than me. She is better half of mine. In narrating this story, she is much better. तो सर ने जब पूछा प्ले के लिए कि तुम काम करोगी क्या, तो मुझे तो प्लेज में काम करना अच्छा लगता था. तो ऑफ कोर्स मेरे तरफ से तो हाँ था, बट ऐसा था कि तब ऐसी सिचुएशन रहती थी कि हम लोग पेरेंट्स को पूछे बिना या उनकी बात कहे बिना आगे नहीं बढ़ते थे. तो मैंने फिरदौस को बोला मेरे तरफ से तो हाँ है, पर उस टाइम लड़का लड़की प्लेज में काम करना और ये सब चीजें कम हुआ करती थी, माहौल भी वैसा नहीं था. तो फिर एक दूसरे दिन फिरदौस टाइम लेकर आ गए थे. तो मेरे फादर से बात हुई तो फादर बोले करने को तो कुछ नहीं है, बट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है. और फिरदौस ने बोल दिया कि हाँ मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ. तो शायद तब से आज तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए. मैम, ये जो जर्नी थी वो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट रही थी. लाइक इनिशियली चीजें स्मूथ थी, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब डिसीजन लिया गया कि ठीक है अब मेरे लाइफ के बेटर हाफ मेरे मिर्जा सर ही है, तो मैम वो टाइम पे चैलेंजेस क्या क्या थे जो जो आपने फेस किए एज एन इंडिविजुअल? मुझे ऐसा लगता एज अ पर्सन और फिरदौस की फैमिली से किसी को आपत्ति नहीं थी, बट एक मुस्लिम का जो टैग रहता है, तो तब भी अब इंटर रिलीजन होना बड़ा मुश्किल होता था. और जैसे मैंने घर में बात की इस चीज़ के लिए मेरे फादर से, तो पहले तो उनका भी कहना था कि नहीं एज अ पर्सन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एज अ फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, बट लोग क्या कहेंगे इसके लिए वो थोड़े परेशान थे. और मुझे इस कल्चर से उस कल्चर में जाने के बाद मुझे क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, तो उनको ये लग रहा था कि अपनी बच्ची को कोई परेशानी ना हो. ये उनका केयरिंग नेचर मेरे लिए था, प्रोटेक्टिव नेचर था, वो अपने जगह सही थे. तो बस यही मेन था कि रिलीजन हमारा अलग था. नहीं तो उतने मेरी फैमिली वैसे बहुत अच्छे बड़े ख्यालात की थी कि ऐसा सब चीज़ें नहीं थी. और हमारे फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे को मालूम थे, आना जाना था, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो एक दूसरे को आपस में अच्छी तरह जानते थे. तो ऐसे वो तब डिफिकल्टीज नहीं आई. डिफिकल्टीज असल में शायद मुझे लगता है शादी के बाद आई होगी थोड़ी बहुत, बट हमने उसको इग्नोर किया. डिफिकल्टीज की जो आप बात कर रहे हैं, तो जब आज हम देखते हैं और उस वक्त के हालात देखते हैं, तो उस वक्त सचमुच ही इतनी डिफिकल्टीज नहीं थी. तब शादियां ये फैमिली अफेयर होते थे, फैमिलीज को डिसाइड करना होता था, बाहर वालों का कोई से नहीं होता था. आज जब हम देखते हैं सोसाइटल प्रेशर, बाहर वालों का इंटरेस्ट, आपकी पर्सनल लाइफ में बाहर वालों का इंटरेस्ट जिनका कोई संबंध नहीं होता, तो इनकी फैमिली ब्राह्मण फैमिली, हमारी फैमिली मुस्लिम फैमिली, लेकिन एक दूसरे को जानते थे, सोशो इकोनॉमिक पोजीशन एक जैसी. तो आज से 30 साल पहले ना इंसान को इंसान करके जज किया जाता था, उसकी कास्ट से, उसके रिलीजन से उसको जज नहीं किया जा सकता था. इसलिए हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े. सेकेंडली, हम जिस दोनों एक ही शहर को बिलोंग करते थे, सारा शहर हम दोनों को जानता था तकरीबन, हम दोनों प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स थे. तो लोगों की राय ये थी कि अगर आपने डिसीजन लिया होगा तो सच ही होगा. मैं शादी को हमेशा से लो की अफेयर चाहता था, तो शादी लो की थी, लेकिन फैमिलीज के लिए वो बड़ा प्रॉब्लम होता है लो की होना. तो फैमिली ने रिसेप्शन अरेंज किया विदाउट आवर कंसेंट, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट. और हम दोनों के लिए वो एक सुखद शौक था, शौक ही कहेंगे, कि हमारे शादी के रिसेप्शन में, जिनको हम ठेकेदार कहते हैं ना, रिलीजन के ठेकेदार, तो दोनों तरफ के रिलीजन के ठेकेदार मौजूद थे, साथ में रोटी तोड़ रहे थे, फैमिलीज भी थी.
सो दिस वॉज द एरा। हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये तब आता है जब आप इंडिविजुअली किसी भी रिलीजन की सुपीरियरिटी को क्लेम करते हो। अगर आप ये क्लेम करते हो कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, ये मैं क्लेम करूं, ये क्लेम करे कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, तो वहां पे फिर क्लैशेस होते हैं। इसने एक बहुत अच्छा किया, इसने हमेशा दोनों तरफ कॉमन क्या है ये ढूंढा, और जो कॉमन है उसको सामने लाया। और मेरे फादर हमेशा ये चाहते थे कि किसी भी रिलीजन का त्योहार हो, अगर वो फेस्टिवल है तो वो अपने घर में होना चाहिए। उस दिन वो फेस्टिवल में जो Yes. खास चीज बनती है वो बनना चाहिए। वो हम आज भी फॉलो करते हैं। यानी इवन क्रिसमस में जो होता है वो हम बना लेते हैं Yes. घर में। लोहड़ी के दिन भी हमारे पास में मूंगफली और वो होती है। इवन होली तो- पोला आता है तो पुरन पोली भी वो पुरन-पोली बोलते पुरन पोली बनाओ। हाँ, तो ये पहले से भी उनके घर में चलता है और बाद में भी मैंने कंटिन्यू रखा तो- उस चीज को। कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा है या हिंदुइज्म अच्छा है, ये लड़ाई कभी हुई नहीं करके कोई प्रॉब्लम आया नहीं। सर मैंने जब मेरा एक्सपीरियंस जो था आपके साथ, स्पेशली मैम और सर आपके साथ, जो फेस्टिवल्स के टाइम होता था या जो फंक्शंस में आप इनवाइट करते थे, तो मेरे लिए वो चीज़ सब नई थी कि यू नो मैम आपके यहाँ पे जब दिवाली थी या ईद थी तो आपके मतलब यू नो इन सब घर के मायके वाले आते थे, या जब वहाँ पे दिवाली होती थी तो सब लोग जाते थे। हाँ, अभी भी जाते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है आपने मुझे पहली चीज जो नरेट की थी वो थी दादा जान की। जब आपकी शादी के बाद एक पहली राखी आई थी, तब उस टाइम पे दादा जान ने आपको बोला था कि महवाश उठो करके आपका भाई लेने आ रहा है आपको, तो आप राखी नहीं बांधोगे क्या? वो थोड़ा चेंज इसमें ये हाँ कि मेरी सास ने मुझे बोला। हाँ हाँ, और सास को भी मेरे ऐसे लगा कि राखी पे तो उन्होंने वही बोला कि नए रिश्ते जब बनते हैं तो पुराने रिश्ते कभी नहीं टूटने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया कि अरे अपनी बहन को राखी के लिए नहीं ले जाओगे। हाँ। तो वो भी एक सेकंड शॉक था बोथ फैमिलीज के लिए। और मुझे बोले रेडी हो जाओ तुम्हारा भाई लेने आ रहा है। तो क्या रहता है ना, मदर इन लॉ का और डॉटर इन लॉ का जो एक बॉन्ड बनता है, ये ऐसे ही बनते रहता है। और कैसी फिर वैसी जगह उनके दिल में यानी मेरे दिल में उनके लिए बनती गई, उनके दिल में मेरे लिए कुछ और वजह से बनती गई होगी। तो फैमिली बॉन्ड्स भी मुझे लगता है काफी हद तक जरूरी रहते हैं। यानी हमारे रिलेशनशिप का बॉन्ड मजबूत करने के लिए फैमिली बॉन्ड्स भी बनाना जरूरी है। मैम वो दिखता है, मतलब अब शादी में भी मामा मामी थे, दादा जान थे, सब लोग थे, इतना प्यार से सब कुछ हुआ ना। मतलब मैं तो टाइम पे पहुंची और मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, मुझे जेन्युइनली लगा कि यार शादी होना, रिलेशंस होना तो ऐसे हो। और वहां पे कोई रिलीजन को लेकर कोई ये नहीं था, सब इक्वल नंबर। मैं तुमको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। हाँ हाँ प्रॉब्लम ये है, जैसा आप जो देख रहे थे हमारे यहाँ के प्रोग्राम को, आप इस नजर से देख रहे थे कि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड के, इनके बीच में फ्रिक्शंस क्यों नहीं है। नहीं ना ऐसे लगता है, काफी लोग मुझे हम पूछते लोग जो हैं। देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया वैसा, हाँ यानी जो दृष्टिकोण है वो ऐसा हो जाता कि हम फर्क ढूंढने लगते हैं। मैं हमेशा वही बताया कि इसने जो ढूंढा, हमने कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने चाहिए। हाँ, अब जैसे आप शादी की बात कर रहे हैं, तो आपने दरवाजे पर लगा हुआ एंट्री का वेलकम गेट नहीं देखा था। वेलकम गेट पर लिखा था मिर्जा एंड दुबे फैमिली वेलकम्स यू। जो कार्ड था, कार्ड इसकी मदर और इसके भाई के नाम से था एक वो मैंने प्रोग्राम। देखा था। सो आप कॉमन ग्राउंड्स ढूंढिए, ये छोड़ ही दीजिए। देखिए, वो एक क्वेश्चन बहुत सताया ह्यूमैनिटी को कि पहले मुर्गी आई या अंडा। दूसरा क्वेश्चन है, पहले ह्यूमन आया या रिलीजन। तो मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन का ज्यादा आसान आंसर है कि ह्यूमन पहले आया, रिलीजन बाद में आया। तो हमने हर इंडिविजुअल को ह्यूमन की नजर से देखना चाहिए। वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कई काले गोरे लोग आपस में शादी करते हैं, कई येलो व्हाइट, येलो ब्राउन लोग
साथ में शादी करते हैं, तो हम तो एक कलर के लोग हैं, हमारी फूड हैबिट्स एक जैसी है, तो हमने तो फर्क ढूंढना ही नहीं चाहिए और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए हमको। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कुछ उस चीज की वजह से फर्क हो रहा तो फिर सोचना चाहिए, अरे यार ये लोग ऐसा आपस में इस चीज को लेके क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं, पॉइंट। तो डोंट अप्रिशिएट अस फॉर दैट। सर बट आई वुड जेन्युइनली, ये मेरा एक वो है सर, वो टाइम पे जब शादी करने का जो डिसीजन आपने लिया सर, वो एक एज होती है ना जहाँ पे मेजोरिटी, मैम मैं आज के जनरेशन की बात कर रही हूँ कि बहुत बार होता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में रहते हो तो लड़का शायद स्टैंड लेने के लिए केपेबल नहीं रहता, वो बोलता है कि भाई रिलेशनशिप में है बट हम लोग शादी नहीं करेंगे। बट सर मैं जेन्युइनली आपको वो चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उस टाइम पे भी जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे एंड शादी वाला जो एक फेज था, सो वो इतना खूबसूरती से निभाया आपने कि मतलब वो ना आप एक इंस्पिरेशन हो। ऐसा कुछ नहीं है सर है जो मेरा ड्यूटी थी मैंने वो किया। देखो अब ये जो वर्ड्स है रिलेशनशिप, डेटिंग, लिव इन रिलेशनशिप, ये हम लोगों को पता नहीं थी उस वक्त। हम लोगों को ये पता था सिर्फ एक वर्ड, दैट वाज कमिटमेंट। यस, मैं इफ यू आर कमिटेड exactly वही बोलना है, देन यू आर कमिटेड, क्योंकि ब्रेकअप नाम की कोई चीज नहीं हुआ चीज करती ही थी नहीं उस हमारे टाइम। पास। यस, और मेरी शादी में कौन लोग थे हमारी शादी, मेरा एक दोस्त था गिरीश सुबेदार, ही वाज अ ब्राह्मण, जिसके घर में हमारी शादी हो रही थी वो मिस्टर अजय लाहाने, वो मराठा। तीसरा एक दोस्त था साथ में विपिन नाठार, वो क्रिश्चियन। तो वेयर इज द रिलीजन? सो उसके बाद में हमारे जो विटनेस थे मैरिज में, दे वर आल्सो फ्रॉम डाइवर्सिफाइड रिलीजन। तो करके वो जो वक्त था ना वो बड़ा अच्छा वक्त था, तब बिंदास सब लोग आ हवाओं जाते थे। में जहर नहीं था। अभी हम हाँ, फील करते हैं yes, जो डे इन वही। डे आउट, मैं तो उस प्रोफेशन में हूँ जहां से प्रॉब्लम्स ही नजर आते हैं ना वकालत में होने की वजह से। आज का जो जनरेशन चैलेंज फेस कर रहा है, देखिए आपको कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है किसी के साथ तो प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, हमारी सोसाइटी उसको इज्जत नहीं देती। ये फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी इज्जत नहीं देती उस रिश्ते को, इज्जत देती है शादी को। लेकिन अगर वही कपल शादी करने के लिए जा रहा है एंड दैट इज ऑफ डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन, तो जिनका कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने कभी एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा है उस कपल को, वो आके बीच में खड़े हो जाते हैं रोकने के लिए। मेरे पास कई बार ऐसी केसेस आती है कि वो देखिए इस रिलीजन के उस रिलीजन में शादी हो रही है, आप रोकिए। मतलब ठीक है रोक देंगे, आप लड़का लाओ उसके जैसा, तो फिर लड़की से बात करेंगे, या आप आपके बेटे से शादी करवाएंगे कि उस लड़की की, तो बात करेंगे। नहीं तो तुम खुश रहो, अगर दावत आई तो पार्टी में जाना खाने के लिए, मुझे भी इनवाइट कर लेना। व्हाई यू आर बॉदर्ड? यंग लोगों को इवॉल्व क्यों नहीं होने देना चाहते? और जब से हमारे यहाँ एक गलतफहमी फैलना शुरू हुई है कि मेजोरिटेरियन रिलीजन इज सुपेरियर, या वो सेंस ऑफ सुपेरियरिटी का आने लगा है, और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसको फ्यूल देने लगी है, तब से तो यंग लोगों की जिंदगी दूभर होती जा रही है। और इस चीज को यंग लोगों ने समझना चाहिए कि गलतियां कहां हो रही है। अगर कोई इंसान पसंद आता है तो आपने इंसान को पसंद किया है। अब फिर से उसी पे आ रहा हूं, ह्यूमैनिटी पर। वो किस रिलीजन में पैदा हुआ, वो किस कास्ट में पैदा हुआ, वो किस जगह पैदा हुआ, सबसे पहले तो ये सोचना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है इस तरह के डिफरेंशिएशन है। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी तो आपने जब किसी को पसंद किया है तो उस वक्त आपने पता नहीं किया था ये सब, आपने एक इंसान पसंद किया था। फिर उसके बाद जब आप उसकी खोज करते हो तो वो किस रिलीजन से आया, किस फैमिली बैकग्राउंड से आया, और वहां जाकर के आप फंस जाते हो।
तो आपने पसंद क्या किया था? तो फिर आप यू गो फॉर द सेम प्रोसेस, रजिस्टर करो अपने आप को, कुंडली बताओ, लेट द कास्ट डिसाइड इट। तो इंसानों ने मिलना ही नहीं चाहिए इंसानों से। बराबर है। ये तो होगा कि आप जब इंसानों में मिलेंगे तो इंसान पसंद आने लगेंगे आप। सर वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके बारे में हमने बुक में मेंशन किया था, सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ना आप उस पर इलेबोरेट करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी भी वो चीज को लेकर ना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हमारा कंट्री बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। हाँ, ऑफ कोर्स नाउ इट इज नो मोर प्रोग्रेसिव कंट्री। हम तो अभी रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। जिस तरह के कानून बन रहे हैं, जैसा कल ही हुई कि यूजीसी के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, वो पढ़ने का तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि इस तरह का कानून बन कैसा सकता है। तो हमारे पास में अलग अलग रिलीजन को गवर्न करने वाले कानून हैं। जैसा मुसलमानों के लिए मोहम्मदन लॉ है, तो दो मुसलमानों के रिलेशंस जो है वो उससे गवर्न होते हैं। तो उनकी शादी कैसी होगी, अगर झगड़ा होता है तो तलाक कैसा होगा, मरने के बाद में उनके प्रॉपर्टी की शेयरिंग कैसी होगी। हाँ। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो हिंदुओं को, सिखों को और बुद्धिस्ट को गवर्न करता है। ओके। तो क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है, पारसीज का लॉ है। हाँ। ये अलग अलग लॉ। लेकिन हमारे उस वक्त के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा था कि अगर सपोज, क्योंकि इस मुल्क को अगर एक मुल्क बनाना है तो इसको सबसे पहले कास्ट से बाहर करना होगा, रिलीजन से बाहर करना होगा, सबको इंडियन बनाना होगा। तो जब इंडियन बनाना है तो ये लोगों के आपस के रिलेशन कैसे गवर्न करेंगे? तो उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, और वो हमारा पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड था। ओके। वो परमिट करता है अलग अलग रिलीजन के लोगों को आपस में मैरिज करने का, और वो बोलता है कि एक बार आपस में आप लोगों का इस तरह का मैरिज होता है एंड यू गेट रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो आपके जो पर्सनल लॉज हैं दे विल नॉट अफेक्ट योर रिलेशंस। तो ना हम दोनों को ना मुस्लिम लॉ अप्लीकेबल होगा, ना हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा, बल्कि इस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ लॉ है स्पेशल मैरिज एक्ट, हाँ। तो उससे ये होगा कि हमारी जो सक्सेशन है उसको भी वो इफेक्ट करेगा। जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं मोहम्मदन लॉ को लेके लोगों के दिलों में, कि बस खड़े खड़े इसने 3 बार बोल दिया तो उनका डाइवोर्स हो गया, जबकि वैसा नहीं है लॉ में। मोहम्मदन लॉ डजंट रिकॉग्नाइजेस दैट। लेकिन है तो वो डर भी निकालना था दिल से, उसके नहीं मेरे दिल से। फिर मेल ईगो होते हैं, मेल सुपीरियरिटीज की बात होती है, वो सब चीजों को स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म कर देता है। तो दो डिफरेंट रिलीजन के नहीं बल्कि जो सेम रिलीजन के भी हो रहे उन्होंने भी उसमें करना चाहिए। इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट इज वेरी गुड लॉ। सर ये जो आपने बोला ना कि जैसे 3 बार अगर तलाक तलाक बोलते हैं, सर ये बहुत लोगों के दिमाग में है, ये चीज बैठ गई है कि मतलब अगर 3 बार बोल दिया तो डिवोर्स हो जाता है करके। वो इतनी गलत बात है। एक्चुअली 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1450 साल हो रहा है उसको। इसने आके उस वक्त विमेन को प्रॉपर्टी में राइट दिया जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं। उसके बाद में सक्सेशन में विमेन को शेयर दिया। हाँ। जो हम अभी दे रहे हैं इंडिया में। यूरोप में 50 साल पहले आया। उसके बाद में शादी का तरीका आपने देखा है, द कंसेंट ऑफ गर्ल इज मोस्ट एसेंशियल। उसको राइट ऑफ चॉइस है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये थ्योरेटिकल हुआ क्योंकि मेल पैट्रियार्की जो है, हाँ। क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहते थे, तो फिर से हम लोग पलट गए। जो रियल रिलीजन है उसको छोड़ के जो हमारे फायदे का है वो हम लेने लगे। रिलीजन इस तरह का इंस्टेंट तलाक को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि ये गलत है। अब उनसे बड़ी तो कोई अथॉरिटी मोहम्मदन लॉ में नहीं है। तो जो लोग मानते हैं या जो लोग बोलते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, वो गलत बोल रहे हैं, उनको रिलीजन नहीं मानते। एब्सोल्युटली। यस।
because it is not only irreligious or contrary to religion, but it is contrary to humanity also. और सच्चाई ये भी है कि मुसलमानों में प्रैक्टिस में वो बहुत कम है. जो इलिटरेट लोग हैं, जो क्लर्जीज के कंट्रोल में होते हैं, हाँ. सिर्फ उन्हीं फैमिलीज में आपको नजर आएगा. कहीं कहीं बहुत, मैंने तो बहुत रेयर देखे हैं वो किस्से. सर मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैम मेरा, जब मैं आप लोगों से मिली ना, तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव पता चला. नहीं तो शायद, हाँ, वो होता है ना कि आप जैसे सराउंडिंग या स्फीयर में रहते हो तो आप चीजें वैसी कंज्यूम करते हो, आपके दिमाग में वो शायद बैठ जाती है. बट जब मैं आपके फैमिली फंक्शंस में आई और वो सब चीजें हुई, और जब हम लोगों ने इतनी सी बात लिखी, तब मुझे पता चला कि बाप रे, मतलब बहुत अलग एलिमेंट है ये शायद आप जैसे नहीं, अब मैं बताता हाँ. हूं आपको. मैं हमेशा बोलता हूं, लोग सबसे ज्यादा काय से डरते? दो चीजों से डरते हैं. एक तो ईश्वर से डरते, हाँ. दूसरा भूत से डरते. अरे हाँ फैक्ट है या नहीं? हाँ हाँ. यानी तुमको भी भूत से डर लगता है? कभी देखा है भूत? नहीं नहीं देखा ना. तो हम हमेशा उन चीजों से, ईश्वर को देखा है? नहीं. तो हम हमेशा उन चीजों से डरते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं होता. हाँ. बिकॉज इट इज फियर ऑफ अननोन. तो लोगों के दिलों में जो दूसरे धर्म वालों के लिए गलतफहमियां होती है, वो घेटोज होते हैं हमारे. एक एरिया में मुसलमान रहेंगे, दूसरे एरिया में हिंदू रहेंगे, तीसरे एरिया में बुद्धिस्ट रहेंगे, अपने अपने एरियाज में रहेंगे और दूसरों से मिक्स नहीं होंगे. तो मिक्स नहीं होने की वजह से उन्होंने देखा ही नहीं होता है. हाँ, एक दूसरे का कल्चर नहीं पता, एक दूसरे का कल्चर नहीं देखा होता है, घर में कैसे रहते हैं ये नहीं देखा होता है. हाँ. यस. तो वो अननोन का डर है. हाँ. मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में दूसरे रिलीजन का कम से कम एक फ्रेंड होना चाहिए. यस. हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ. तुमको इंसान बनाता है. तुम जैसा बोल रही हो तो तुम पहली ही मिली हो ना इस फैमिली से. ऐसी फैमिलीज और भी होगी, और भी है. बट मिलोगी तो जानोगी. एक वो तो है. मैंने आपको उस दिन इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, वो जैनब करके. हाँ, हाँ, वो है. हाँ, हाँ, yes, और yes. तराना है, बहुत सारे काफी लोग. सारे, तो उनमें से बुरे कितने निकले? नहीं, उसमें से तो वो जो स्टोरीज आई थी भूत की, इवॉल्व हो गया उससे. वो भूत से बाहर आने की जरूरत है हमको. हाँ. सर आज जहाँ पे मतलब रिलेशनशिप्स की, अगर रिश्तों की हम लोग बात करें ना, तो रिलेशनशिप्स आज इंस्टेंट नूडल्स की तरह हो गए. अगर जम रहा है तो ठीक है, नहीं जम रहा है तो लेट्स कॉल इट क्विट्स करके वो है. सर आज के डेट में क्या चीज लैक करती है एक रिलेशनशिप में? एफर्ट्स, कम्युनिकेशन. देखिए, कोई भी रिलेशनशिप ये परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है. तो उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है, एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, कभी कभी सॉरी बोलना पड़ता है एक दूसरे को, कभी कभी थैंक यू बोलना पड़ता है, कभी कभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें रहती है. तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इसमें टाइम देना पड़ता है और कम्युनिकेशन होना चाहिए. क्योंकि देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. तो हमेशा मेरी और फिरदौस की बात होती है और फिरदौस ने बोला, एंड मुझे भी लगता है कि भी अच्छी क्वालिटीज भी रहती है एक इंसान में, बुरी क्वालिटीज भी रहती है. तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छी क्वालिटीज है तो मैं ये अच्छी क्वालिटीज ही, तो उसके साथ बुरी क्वालिटीज उस इंसान को अगर पैकेज में लेना पड़ता है. एक्सेप्ट करना है तो उसकी बुरी क्वालिटी सबको लेना है. बट जब तुमको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप हमको कंटिन्यू अच्छी रखना है, तो मुझे ऐसा लगता है जो तुमने अच्छा वक्त बिताया है उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी बुरी क्वालिटीज पे. तुम्हारा जो एक अच्छा वक्त बिताया है, जब तुम उसको सामने लाते हो तो नेचुरली वो चीजें जो गुस्सा देने वाली है, जो उसमें बुराई है, वो पीछे हट जाती है अपने आप. तो टाइम देना चाहिए, बात करना चाहिए आपस में एक दूसरे को. मुझे आज भी याद है सर, जब फिरदौस जब यहाँ 2003 में आए थे और वो 10 साल हमारे नागपुर के बहुत स्ट्रगलिंग थे. उसमें भी मुझे कभी कभी जल्दी हो जाता था तो 9 साढ़े 9 बजे कॉल करते थे ऑफिस से,
आज मेरा जल्दी हो गया, चल कॉफी पीने चल। हाउ स्वीट। तो कैसा वक्त देना है वो तो आप पे डिपेंड है कि नहीं। और मैंने भी कभी उस चीज को, मैं कितनी भी बिजी हो तो नहीं बोला, छोड़ के मैं निकल जाती थी। सिविल लाइंस में काफी सारे जगह हम लोग वो बेंचेस रहते थे ना, उसमें भी काफी बार रात में एक एक आधा आधा घंटा बात करते बैठे। तो इतने तब स्ट्रगल के टाइम इतना काफी बिजी रहते थे, तब हमने एक दूसरे को टाइम दिया। और अब फिर क्या होता, धीरे धीरे वक्त के साथ एक दूसरे की इतनी हैबिट हो जाती है कि फिर दूर रहना मुश्किल ही रहता है। तो रिलेशनशिप को वक्त देना चाहिए। नहीं, वो एक रिलेशनशिप को आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। यानी अब इस जनरेशन का मैं देख रहा हूं कि आप रिलेशनशिप बना किस वजह से रहे। तो रिलेशनशिप, यानी हमारे पास कई कपल्स आते हैं जिनको हमको काउंसलिंग भी करना पड़ता है, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग। तो जब पूछता हूं मैं कि भाई तुमकी दोस्ती कैसी हुई, तो दे वेर ऑलवेज अट्रैक्टेड, या उनका वो सोच के अट्रैक्ट होते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी, सक्सेसफुल लेडी के साथ हम दोस्ती करेंगे। हाँ, यस यस। फिर वो किस प्रोफेशन में है। हाँ, तो मैंने जो पहले बोला तो ह्यूमन करके नहीं देखते। यस। उसके बाद में इस जनरेशन का दूसरा एक प्रॉब्लम है रील्स में हमेशा। हाँ। हमारे यहाँ जमाने में मूवीज 3 घंटे 4 घंटे तक की होती थी, और हम लोग बैठ के इत्मीनान से देखते थे, बल्कि कई कई बार देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन्स के साथ मूवीज का टाइमिंग कम होने लगा। फिर यूट्यूब चैनल्स है, उस पर 1 घंटे भर के प्रोग्राम होने लगे जो आधे घंटे के हुए। और अब रील्स आ गई, रील्स के बाद में शॉर्ट्स आ गए। तो आप देखो कि व्यूअरशिप किसकी ज्यादा? शॉर्ट्स, सबसे ज्यादा शॉर्ट्स की। तो वो जो पेशेंस है आपका पूरी कहानी देखने का, वो भी खत्म हो गया। आपको हर चीज शॉर्ट में चाहिए। तो ये जो इंग्रेडिएंट हो गया अंदर, तो रिलेशनशिप इस पे नहीं चलेगी। जैसा मैडम ने कहा, आपको वक्त देना होगा। और रिलेशनशिप सिर्फ 2 लोगों पर डिपेंड नहीं करती, पूरा इकोसिस्टम है जिसमें मेरी फैमिली, इसकी फैमिली, मेरे अपने लोग, इसके अपने लोग, मेरे दोस्त, इसके दोस्त, ये सब आते हैं उसमें। अब उनको आप किस तरह से आपस में बुन के रखते हो, इस पर डिपेंड करेगा कि रिलेशनशिप आपकी कितने साल चलेगी। अब हम दोनों ठीक है कॉलेज में, एक ही कॉलेज में थे, लेकिन हमारे सर्कल्स बिल्कुल डिफरेंट थे। साइंस और वो साइंस में थी, उसके टेस्ट अलग थे, मैं लिटरेचर का था, मेरा लिटरेरी था, फिर लॉ, एंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। सोसाइटी में भी। बट यू विल नॉट इमेजिन कि ये बाहर से आई, ये बोलते, यानी दूसरे रिलीजन से आई। लेकिन मुस्लिम्स के कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिसकी ये पैटर्न है। हाँ हाँ। प्योरली। और मैम इतनी एक्टिव है ना, इतने ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऑब्जेक्टेड, नोबडी एवर क्वेश्चन। हाँ, बल्कि शी वाज ऑलवेज वेलकम। कि हाँ, यस, मुझे हर एक ने वेलकम किया। अब संडे को एक परसों मुस्लिम लेडीज को कुछ समझाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम रखा है मुस्लिम लेडीज के लिए, एंड शी इज बीइंग इनवाइटेड। दिस इज वन पार्ट। सेम इज विथ मी। आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो आप इसको किस तरह से बुनते हैं, तो ये भी एक रीजन होता है कि आप किस तरह से रखते हैं हम लोग, उस पे भी बहुत सारी चीजें। अगर हम फिर मेरे तरफ के रिलेशंस, मेरा बैकग्राउंड देहाती है पूरा, लेकिन हर देहात पे इसमें विजिट किया है। इनका बैकग्राउंड सिटी का है, मैंने तकरीबन सारे घर इनके विजिट किए। तो आप कैसा कल्टीवेट करते हैं? आपस का तो है ही, वक्त देना चाहिए, हस्बैंड ने हमेशा सॉरी बोलते रहना चाहिए, ये तो है, ये तो सबको एप्लीकेबल। माफ किया। ये बेसिक रूल्स है। ये बेसिक रूल्स है। हाँ, बेसिक रूल्स है। अरे मैं तो आदत डाल ली है, मैंने घर आने के बाद सॉरी बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता ना कि मैं जब घर में नहीं था तो मैंने दिन भर में क्या क्या गलतियां की। हाँ। और मैं हर हस्बैंड को ये सलाह देता हूँ कि ये आदत डालें। बिल्कुल।
और my woman is always right. Yes, always. right. No, there are two rules in life. हाँ. Rule number 1, wife is always right. Yes. Rule number 2, if she is wrong, still she is right. And still I am sorry. Then rule number 2 specifically states that if she is wrong, then rule number 1 applies. So that is a normal relationship. लेकिन आपको और बॉन्डिंग मजबूत करना है तो दोनों तरफ के लोग जुड़े हुए. Yes. आप क्या कंटिन्यूस मेहमान आते रहना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों की विजिट्स होती रहनी चाहिए. और फैमिली जो है, फैमिली के साथ आपने जुड़े होना चाहिए. वो आपकी एक्चुअली जो मराठी में वर्ड है नाल, नाल, एम्बिलिकल कॉर्ड, तो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है. हर अप्स डाउन्स इसमें होता है. देखो, दो ह्यूमंस है, आपस में फ्रिक्शंस होना तो होना ही है. जरूरी है. माँ बेटी में झगड़ा होता है, बाप बेटे है. में झगड़ा होता है, भाई भाई में, भाई बहन में झगड़ा होता है. तो ये तो फिर तो उन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको फैमिली का इकोसिस्टम मिलना बहुत जरूरी है. Yes. तो मुझे रहम आता उन लोगों पे जो अपने फैमिली को छोड़ के बाहर रहना पसंद करते. क्या होता है, बेडरूम से झगड़ा हॉल में नहीं आना चाहिए, वहीं अपना खत्म हो जाना चाहिए. पर अकेले ही रह रहे तो वो क्या, अकेले रहे तो हॉल क्या, किचन किचन क्या, सब जगह रहता है. मैम वो एक ना प्रियंका चोपड़ा की मम्मी ने एक बार बोला था कि जब उनके और उनके हस्बैंड के बीच में जब फ्रिक्शन होता था तो वो रात को ना सॉरी बोल के मैटर को ये करते थे, लाइक सॉल्व करते थे, एंड उसके बाद ही सोते थे. तो मैम ये चीज अगर सोचे ना तो बहुत बहुत सही है. मतलब उसी टाइम का झगड़ा उसी टाइम खत्म करो, आप वापस एक बार रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ, तो वो ज्यादा सिंपल है और ज्यादा इजी है. रिलेशनशिप्स में भी सेम चीज है कि अगर आप फर्टिलाइजर दोगे ना तब जाके उसका एक अच्छा फ्रूट निकलेगा. तो ये तो आपसे सीखा. नहीं, तो बहुत देखो, हमारी जनरेशन के मैक्सिमम लोग 30-35 years दे आर स्टिल टुगेदर. यस सर. ऐसा नहीं है कि स्मूथ सेलिंग ही रहा, अप्स डाउन्स तो आते ही है सबके साथ, बट दे आर स्टिल टुगेदर और मैक्सिमम पीपल आर टुगेदर. सो तो उनको देखो, आप जो लोग साथ में, उनको मत देखो जो अलग हो गए. सब बट उनके भी अलग चैलेंजेस थे, उनके भी अलग चीजें थी. मत देखो ना. हाँ, उनकी जर्नी बहुत. हाँ. आज जब लव मैरिजेस को लेकर हम बात करते हैं सर, तो अगर जैसे दूसरों के घर पे वो चीज हो रही है देन इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, अच्छा हो रहा है. बट जब घर पे वो चीज होती है, व्हेन इट कम्स टू इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज या लव मैरिज बोलो, तो वो चीज में आज भी एक हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है. शिवाजी कहाँ पैदा होना चाहिए? तो लोग बोलते हैं शिवाजी पैदा तो होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज के जैसा कोई राजा नहीं हुआ. पर वो अपने घर में नहीं, अपने नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए. क्योंकि मेरे घर में पैदा होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे ना. हाँ, तो मराठी की कहावत ही है, शिवाजी शेजाऱ्याकडे जन्माला आला पाहिजे. तो वैसा है हमारा. हम थोड़े डिफरेंट तरह के लोग हैं. सर बट ये मतलब ये छूटेगा कब थॉट प्रोसेस? मतलब नहीं, छूटने का कोई स्कोप ही नहीं है. देखो, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी मूव कर रही है या जिस तरीके से हम उस सोसाइटी को ले जा रहे हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये लोग कास्टलेस सोसाइटी चाह रहे थे. हाँ. इनका पूरा अगर आप देखेंगे तो इनका अल्टीमेटली कास्टलेस सोसाइटी, यानी कास्टलेस सोसाइटी के लिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतरण कर दिया. यानी कितना बड़ा स्टेप था, लाखों लोगों के साथ. ह्यूज स्टेप. महात्मा गांधी ने हमेशा हरिजनों के बस्ती में जाके रहना पसंद. और पंडित नेहरू तो धर्म और जात के परे थे, वो मानते ही नहीं थे इन चीजों को. लेकिन आज जब हमारी एक सोशल डिस्कोर्स होता है तो अल्टीमेटली वो जाके कास्ट और रिलीजन पे खत्म होता है. हम अपनी कास्ट आइडेंटिटी, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को और ज्यादा प्रखर तौर से बताना चाह रहे हैं. हम कास्ट और रिलीजन बेसिस पर इलेक्शंस लड़वा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं. ये सब करने के बाद आप फिर भी उम्मीद करते हो कि आप इन चीजों से बाहर निकलोगे. तो जब तक के
हर इंडिविजुअल खुद अपने आप से वादा नहीं करेगा कि मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है कि इंसान की तरह जीना है। देखो, हर एक का अपना चॉइस हो सकता है कि उसने लाइफ कैसा जीना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपके घर की जो चार दीवारी है उसके अंदर आप अपने रिलीजन पे हो। आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके घर की चार दीवारी। आपने एक बार वो चार दीवारी क्रॉस की, आपने इंडियन हो जाना चाहिए। हाँ हम क्या करते हैं, हम जब इंडिया से बाहर जाते तो इंडियन कहलाते। जैसे हम इंडिया में पैर रखते, हम अपनी वो जो पर्सनल आइडेंटिटी है ना उस पर वापस आते। मैं इस जात का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस रिलीजन का हूँ, और उसी को असल्ट करने की कोशिश करते, और वहां जाके हमारा पूरा सोशल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता। तो जब तक के हम ये नहीं करेंगे तो अपने घर में भी इंडियन रहना चाहिए, लेकिन चलो उतनी छूट हम आपको दे देते हैं। हाँ हाँ लेकिन आप इंडियन बनो, तो ये खत्म हो जाएगा। और सर उसके पहले आप ह्यूमन हो, ह्यूमैनिटी बरकरार रखो। तो ह्यूमैनिटी तो मैं पहले ही बोला था कि आप ह्यूमन से प्यार करो। आपका फर्स्ट रिलीजन और इस जनरेशन को लव और लस्ट, ये दो वर्ड्स का फर्क भी समझना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लव में होते हो तो आप सोल सर्च करते हो, जब आप लस्ट में होते हो तो यू आर ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिजिकल थिंग्स, तो वो फिर रिलेशनशिप नहीं चल सकती, बिकॉज ब्यूटी स्किन डीप। सर आपके पास कितने ऐसे केसेस आते होंगे, मतलब कितने मैटर्स होंगे कोर्ट में जहां पे मतलब आप खुद ऐसे स्टेट में रहते होंगे कि यार अभी इसको मैं क्या ही सजेशन दूं। मैं सबसे ज्यादा शॉक में तब आता हूं जब बहुत पढ़े लिखे एलिट क्लास के लोग बहुत ही मामूली चीजों के लिए लड़ लेते हैं, और फिर वो उनका ईगो बीच में ऐसा आ जाता है कि वो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सामने वाले को बर्बाद करना चाहते। मैं उनसे कहता हूं कि आप याद करो, वंस अपॉन अ टाइम यू वर इन लव। हाँ वो तो याद करो, पूरा बर्बाद करने से बेहतर है तुम अपने अपने रास्ते चले जाओ, फिर तुमको याद आएगा कि अरे यार ये गलती हो गई। आज आप फैमिली कोर्ट्स में जाके देखिए, एक एवरेज टाइम पीरियड है 6 महीने से 1 साल शादी के बाद का डाइवोर्स के पिटिशन, सेपरेशन। पोस्ट कोरोना तो और हालत खराब। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज इन डेंजर, इनफैक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर इन डेंजर विद द चेंजिंग टाइम। और हम तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली जगह खड़े। हाँ राइट। तो कोई बात नहीं, बट आई एम ऑप्टिमिस्ट। फिर सुबह कभी तो आएगी। फिर सूरज कभी तो उगेगा। तो मैम अभी ना हमारा एक नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है एक्सप्रेसो शॉर्ट राउंड। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, अगर आपने वो चीज की है तो आपको वो सिप करना पड़ेगा, अगर नहीं की है तो सिप मत करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहली मुलाकात के बाद एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? ऐसे नहीं हो सकता। देखा तो होगा, लगा तो होगा कि यार अच्छा है। ऐसा तो नहीं था, फ्रेंड्स करके ही बस मिले थे। शादी के बाद गीला टॉवेल बेड पर बिल्कुल भी नहीं रखा? मैं तो आज भी रखता हूँ। सर तो सिर्फ करना है फिर। वो हर पति का अधिकार है। मैम ने भी किया है। इन्होंने किया है। मैम आपने भी सिप किया था, पर मैंने नहीं रखा। वो मेरे लिए सिप किया, इसके लिए सिप किया कि भाई इन्होंने शादी के इतने सालों के बाद जो पर्सनालिटीज है ना वो मिक्स हो जाती है। वाओ, ट्रेड्स मिक्स हो जाते हैं। तो वो फिर मैं नहीं रह जाता, हम हो जाते हैं। हाँ, टीम हो जाती है। सर झगड़े के बाद सॉरी कभी नहीं बोला? तुरंत? नहीं, मैं तो झगड़े के पहले ही बोल देता हूँ। सर ने कभी नहीं बोला। सर कभी नहीं। तेरे को मानना है तो मान, वो तो मैं कभी नहीं करूंगा।
डेटिंग फेज में एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर कभी जेलस फील नहीं किया? नहीं पर देखा ही नहीं। एक दूसरे के फोन्स कभी चेक नहीं किए? चेक करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक दूसरे के पासवर्ड दोनों को मालूम है। हाँ, लॉक रहती नहीं हाँ, फोन। लॉक रहते ही नहीं और पासवर्ड मालूम है। हाँ, पर मेरी एक ड्यूटी है, मुझे हफ्ते में एक दिन बैठ के इसके मेल्स डिलीट करने पड़ते हैं, इसके मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं, इसके फोन को खाली करना पड़ता है। सर ये कितना स्वीट है ना। आज के डेट में अगर बोलूं ना तो यही बहुत मेजर इशू हो जाता है कि यार तूने मेरा फोन क्यों लिया? पर फोन में ऐसा रहता क्या है जो देखना ऐसा, नहीं चाहिए? हाँ, मुझे वही कहना है कि वो झगड़े का वो होना ही नहीं चाहिए, यानी ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे। सिंपल वे, जब तुम्हारे में ट्रस्ट है तो तुम एक दूसरे का फोन, भाई ये मेरा ये कर दे, ये कर दे, तुम मेरा फोन देख लेना, मैं नहाने जा रहा हूँ, किसी का कॉल आया तो देख लेना, पूरा हक बनता है यार एक दूसरे पे। नहीं तो फिर मतलब ही क्या है? मैम हमारे घर में भी वही सिस्टम है कि फोन कहीं पे भी पड़ा रहता है, किसी का भी फोन आता है कोई भी उठा लेता है, देख लेते हैं। तो फोन में क्या है कि वो तुमको लॉक करना पड़े या छुपाना पड़े किसी? हाँ, बट मैम वो आज ना एक बहुत बड़ा वो बन गया है। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी कुछ होना चाहिए लाइफ में। नहीं सर, जैसे है वैसे परफेक्ट है। अच्छा, ये एज में रोमांटिक डेट्स पर तो कभी नहीं गए? रोमांस तो आज भी जिंदा है। हाँ यस, हमेशा जाते। सीख लो। सर एक लास्ट टिप जो आप सबको देना चाहोगे कि व्हाट इज दैट वन थिंग यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि ये चीज आपके यू नो एज अ कपल आप वो चीज को हमेशा एनलाइटन रखो आपके रिलेशनशिप को? एक दूसरे पर भरोसा, ट्रस्ट। ट्रस्ट ये किसी भी रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ट्रस्ट इज मस्ट। मैम आप ट्रांसपेरेंसी, अगर तुम ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रस्ट अपने आप आ जाता है। थैंक यू सो मच सर। मैम विद दिस हम कंक्लूड करते हैं। और ये इतनी सी बात ही थी एक्चुअली, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने मेरी करियर की शुरुआत सर आप और मैम से की थी, और आज बहुत साल हो गए, जैसा मैं पहले बोल रही थी कि बहुत साल हमारी जर्नी है और टचवुड आगे ऐसी रहेगी भी। और मैंने मैम पर्सनली आप और सर से बहुत कुछ सीखा है। तो हमने भी आपसे बहुत। हाँ। नहीं सर, क्या अरे तुम हमको हमेशा एक मौका देती हो हमारे पिछली यादों को ताजा करने का। अब सर को नहीं मालूम अच्छा लगता है, नहीं मुझे तो अच्छा लगता है। नॉस्टैल्जिया। तो थैंक यू सो मच सर। मैम एक फोटो हम लोग